नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका आगाज इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि डेली करंट अफेयर्स 10:30 बजे होता है और 28 मार्च की आज तारीख, आज का भी करंट अफेयर्स होना है। लेकिन किसी कारणों की वजह से, किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से ये जो क्लास है, ये हम लाइव कंडक्ट नहीं कर पाए। तो आपको ये आज का सेशन रिकॉर्डेड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, तारीख है आज की 28 मार्च और समय हो चुका है 10:30। तो 10:30 बजे ये डेली क्लास आती है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सीटेट बैच जुलाई 2024 शुरू हो चुका है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप आगाज इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और चाहे तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लोगो मिलेगा आपको। इसके अंदर जाके सीटेट वाले बच्चे पेपर 1 के लिए कंप्लीट बैच यानी पीआरटी लेवल के लिए कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी लेवल के लिए पेपर 2 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 1 एंड 2 का कंप्लीट बैच ले सकते हैं। लाइव क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी होंगे, वो सारे कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ सीटेट के नोट्स कवर किए जाएंगे। बाइलिंगुअल बैच ये आपके लिए रहेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेंगी टिल जब तक आपका कोर्स रहेगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस भी आपकी अरेंज की जाएंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो प्रॉपर डाउट क्लासेस के थ्रू आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है वो फटाफट इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर ले, 8168328069। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको ये बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा यूजीसी नेट हिंदी, टीजीटी साइंस कॉमन बैच, एसएसटी एनसीईआरटी, इसके अलावा पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 ये तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। इसके अलावा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट बैच, एसएसटी एनसीईआरटी कंप्लीट 6 टू 12, ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, और ये सभी बैचेस में ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। आपको करना है बस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में हम आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारी जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन हम करने वाले हैं? पोर्शन हम करने वाले हैं सबसे पहले चंडीगढ़ पुलिस का पेपर है आज। वहां से जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है। इन विच द ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन से वर्ष में कौन से वर्ष में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति पेश की गई थी? किसके द्वारा? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय हमारे भारत के वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री होने के बाद ये बाद में आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री भी बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के। तो कुल मिला के इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई वित्त मंत्री जब ये थे तो इन्होंने एक नई आर्थिक नीति पॉलिसी लॉन्च की थी। नई आर्थिक नीति लॉन्च की थी, वो कौन सी थी? वो एलपीजी रिफॉर्म्स याद होगा आपको। एल से लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो ये पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? ये पॉलिसी 1991 में लॉन्च की गई थी। कौन सी थी? एलपीजी। ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज प्रोस्पेरिटी या औसत उपभोक्ता प्रवृत्ति, एपीसी जिसे कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये इसका सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, तो हमारा जवाब भी बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। 1 माइनस एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव, यानी एक में से बचत करने की औसत प्रवृत्ति को अगर हम घटा दें, औसत प्रवृत्ति को घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एक कर्व होता है जिसको कहते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, कुल परिवर्तनीय लागत वक्र। इसका आकार कैसा होता है? इसके जैसे कर्व्स जो होते हैं ना, इकोनॉमी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कर्व्स होते हैं या वक्र जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में, इनका आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इनका शेप कैसा होता है। तो वैसे ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप होता है इन्वर्टेड एस, उल्टा एस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए एक बार ये कर्व देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? इस तरीके का दिखता है। ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ हमें कॉस्ट कॉस्ट यानी फिर कीमत दिखाई दे जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्वांटिटी
क्वांटिटी की बात होती है। अब ये दोनों कीमत और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच में ये कर्व बनता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है इन्वर्टेड एस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखो एक उल्टे एस की तरह दिखेगा ऐसे, ठीक है। और इस कर्व का मतलब होता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक बार तो सडन धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एकदम से इंक्रीज आएगा और उसके बाद आगे जाके स्टैग्नेट हो जाएगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। ये इस कर्व का मतलब, ठीक है। यानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक बार तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो फ्लो इंक्रीज करेगी, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद फिर से स्लो हो जाएगी। सडन इंक्रीज भी देखने को मिलेगा बीच में, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। भारत संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या, 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1949, 1949। 26 सॉरी नवंबर, दोबारा गलती कर दी, एक सेकंड मैं फिर से इस क्वेश्चन का इसका आंसर होगा भाई 26 नवंबर 1949, ठीक है। वाज अडॉप्टेड, इस दिन अपना लिया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ये तारीख वो है, 26 नवंबर, इस दिन हमने हमारा संविधान अपनाया था, ठीक है। अपनाया था या फिर अंगीकृत किया था, अंगीकृत किया था, ठीक है। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, ठीक है, कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। अब इस दिन बन के संविधान पूरा तैयार हो गया था, उसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, लागू किया था। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वर्तमान में, अब यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, ठीक है। देखिए जब बना था, जब संविधान बना था, जब संविधान बना था स्टार्टिंग में, जब 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल्स थे, उस समय आर्टिकल्स थे 395, अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद थे 395। अगर हम इनकी भागों की बात करें तो भाग कितने थे, भाग थे 22। और शेड्यूल, जो कि जिन्हें कहते हैं अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल, अनुसूची, ये थी टोटल हमारे पास 8, ठीक है। ये था जब संविधान बना था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो अब 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं भाई, 448 है। और 448 आपका आंसर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। भाग 22, आज भाग हो चुके हैं टोटल 25 और शेड्यूल हो चुके हैं 12, अनुसूचियां 12 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। भारतीय गणतंत्र के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो रिपब्लिक का जो मतलब क्या होता है, जो गणतंत्र शब्द है, गणतंत्र, इसका मतलब क्या होता है। गणतंत्र शब्द का मतलब होता है कि आपके देश में जो सबसे ज्यादा ऊंचा पद है, सर्वोच्च जिसे पद बोलते हैं, सुप्रीम पोस्ट, ठीक है, सर्वोच्च पद, सुप्रीम पोस्ट कौन है भारत में, प्रेसिडेंट है। भारत में कौन है भाई, प्रेसिडेंट है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट का पद है वो कैसा होगा, प्रेसिडेंट का जो पद है वो कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है। जिस देश में जो सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, उस देश को हम गणतंत्र के रूप में कहते हैं कि भाई वो गणतंत्र है। और गणतंत्र के लिए, भारतीय गणतंत्र के लिए क्या आवश्यक तत्व है, तो यहाँ पे भाई इलेक्टेड होंगे, कब होंगे, जब फ्रीडम मिलेगी यानी स्वतंत्रता होगी, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता होगी, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा भाई डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, डी, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट, वेयर पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग आर केप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है, कौन से हिस्से में रखा गया है, जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन, ठीक है। तो देखिए, जो भारत की जनसंख्या
वर्ल्ड में अब नंबर 1 पे आ चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड में अब क्या कहाँ पे पहुंच गए हम, नंबर 1 पे पहुंच गए। तो ऐसी चीज को, इसी चीज को बताने के लिए भाई कि भाई ये कौन से वाले हिस्से में आते हैं, जो जनसंख्या को हमें कम करना है या परिवार का नियोजन करना है, फैमिली की प्लानिंग करनी है, ये पोर्शन कहाँ कहाँ आता है? ये पोर्शन आता है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, 20 का आंसर हो जाए। भारत के संविधान के 7 शेड्यूल के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर हमें बताया गया है कि भाई इसमें 3 तरह की लिस्ट होती है। एक केंद्रीय लिस्ट जिसे हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय लिस्ट जिसे हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य सूची होती है। ठीक है, जिसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है। स्टेट लिस्ट कहा जाता है, ये सेंट्रल लिस्ट हो गई या फिर यूनियन लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल या फिर यूनियन लिस्ट। उसके बाद तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट। ठीक है, समवर्ती जिसे बोलते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो परिवार नियोजन, इससे रिलेटेड बातें इस लिस्ट में कही गई। तो ये कहाँ पे आएगा? अगर आपसे पूछा 7 शेड्यूल तो 7 शेड्यूल में होगा, अदरवाइज कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, अब केंद्रीय सूची कौन सी होती है? केंद्रीय सूची वो होती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। राज्य सूची वो होती है जिसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर विषय लिखे होते हैं, लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की कि किन किन चीजों पे कानून बनाए जा सकते हैं। और समवर्ती पे दोनों ही बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में आपस में झगड़ा होने लग जाए, भाई दोनों हो सकता है ना कि किसी कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दे और स्टेट गवर्नमेंट भी बना दे, तब उस ऐसी स्थिति में जो जो कानून चलेगा वो किसका चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। तो इस क्वेश्चन से इतना ही एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है भाई। पहले कितनी थी जब संविधान बना था? 8 थी। पहले 8 थी, अब कितनी है? 12। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? बताना है। गुलाम वंश जहां से शुरू होता है 1206 से, 1206 से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। ठीक है, 1206 से शुरुआत होती है गुलाम वंश की, 1290 तक ये गुलाम वंश चलता है। और इसी दौरान ये डायनेस्टी थी गुलाम वंश की। ठीक है, तो इस डायनेस्टी का आपको पूछा है कि कौन था फाउंडर, तो इसका फाउंडर था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था, जो कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद मोहम्मद कह लो गौरी का, मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। और इसी वजह से इसे गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और 1206 में इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद इसका दामाद, इसका कौन? दामाद, जो कि कौन था? इल्तुतमिश, ये गद्दी पे बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब ये मुगल साम्राज्य कब आए थे? जब शुरुआत होती है 1526 से। ठीक है, 1526 से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की। तो इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव बाबर ने रखी। ठीक है, किसने रखी थी इसकी नींव? बाबर ने रखी थी। तो बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इन विच वेदा देयर आर 10 मंडल? किस वेद में 10 मंडल है? देखिए, हम बार बार पढ़ते आते हैं भारत के अंदर जो सबसे पुराना वेद है, जो सबसे पुराना वेद है, वो ऐसा वेद है जिसके अंदर कुल 10 मंडल है। ठीक है, कुल 10 मंडल है। तो भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है भाई? भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आती हैं हमारे जो 10 मंडल है ऋग्वेद के अंदर आते हैं, और ये सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज या व्हेन डिड हैदर अली डाइड? हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु, आपको बताऊं कि भाई एक युद्ध हुआ था। कई दो दो धारणाएं हैं इसकी मौत से रिलेटेड, हैदर अली की मृत्यु से रिलेटेड दो धारणाएं हैं। एक एंग्लो मैसूर, ठीक है, क्योंकि जो ये हैदर अली था ये कहाँ का राजा था? मैसूर यानी कर्नाटक का राजा था। मैसूर कर्नाटक का राजा था। और एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था
और वो भी सेकंड वाला, पहला नहीं भाई, सेकंड, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसके अंदर हैदर अली की मृत्यु बताई जाती है। और कुछ बुक्स ये कहती है कि हैदर अली की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी, युद्ध में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन इसकी मृत्यु हुई कब थी? 1782 में, 1782 एडी यानी ईस्वी, ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व एडी, ठीक है, पूर्व नहीं आएगा भाई, ईस्वी। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन रिबेलियन बिगिन? व्हेन डिड इंडियन रिबेलियन बिगिन? भारत का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो भारत का प्रथम विद्रोह, ठीक है, माना जाता है, या प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कौन सा है भाई? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हम मानते हैं 1857 की क्रांति को। कब से शुरुआत मानते हैं? 1857 की क्रांति को, ठीक है, जिसके नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। कौन बने थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को 1857 में नेता बनाया गया था, बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था और वहां इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 1857 में ये जो रिबेलियन है, भारतीय विद्रोह, ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट, चेनाब रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चेनाब रिवर किस नदी की सहायक नदी है? चेनाब नदी, ठीक है। तो चेनाब नदी के बारे में आपको बताना है, ये किस नदी की सहायक नदी है? क्या गंगा की है, क्या ब्रह्मपुत्र की है, क्या सिंधु की है, या फिर कावेरी की है? किस नदी की? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंधु नदी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, इन विच प्रोडक्ट इंडियाज रैंक इज सेकंड? किस उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान, ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। अब इस क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई थी, वो भी मैं आपको करेक्ट कराऊंगा। हालांकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर, तो यहाँ से समझ जाओगे किस वजह से आंसर ये है, लेकिन आपको क्या एग्जैक्टली मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। क्या चीनी के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं? क्या गेहूं के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं? क्या लोहे के, क्या कोयले के? हम कोयले के उत्पादन में दूसरे स्थान पे, ठीक है। दो तरीके से होता है भाई, एक तो हम देखा जाता है कि उत्पादन किस देश में ज्यादा हो रहा है, और एक किस देश में भंडार, किस देश में ज्यादा है। भंडार यानी रिजर्व्स, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत रिजर्व में है 5वें नंबर पे, विश्व में 5वें नंबर पे हम आते हैं रिजर्व में। लेकिन उत्पादन के केस में बात करते करें, तो भारत की जो रैंक आती है वो सेकंड है, सेकंड रैंक है। तो अब आप पूछोगे भाई फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आएगा भाई चाइना, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसकी हो जाएगी? चाइना की हो जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड, ठीक है, बहुत फेमस बांध है, बहुत बार क्वेश्चन है, आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध गंगा पे नहीं है, चेनाब पे नहीं है, रावी पे नहीं है, ये किस पे है? महानदी। डी आपका करेक्ट आंसर है इसमें, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महानदी पर बांध है हीराकुंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोशल या विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम इंडिया? ठीक है, फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टी किस प्रकार की मिलती है? तो सबसे ज्यादा मिट्टी तो भारत में जलोढ़ है भाई। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। ये भी बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में, रेलवेज के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जेबीटी में भी आ चुका है, टीजीटी में भी आ चुका है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ पुलिस में भी आ चुका है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था, लेकिन ऑप्शन से करेक्ट हो जाता है। ये सारी की सारी नदियां भारत की हैं, इंडिया की हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियां भारत की हैं, इंडिया की हैं, तो यहाँ पे इंडिया का पूछना चाहता है। किसका पूछना चाहता है? इंडिया का पूछना चाहता है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी इनमें से है भाई गंगा, ठीक है। गंगा भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी।
तो भारत की सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी यही। अब इसके अलावा आप ये जान लो कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र है ये सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, वाइडेस्ट बोलेंगे इसको, लॉन्गेस्ट नहीं, वाइडेस्ट, ठीक है, वाइडेस्ट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की लंबी नदी कौन सी है भाई? तो विश्व की लंबी सबसे नदी है अमेजन। अमेजन सुना होगा आपने, अमेजन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहां से ऑनलाइन सामान ऑर्डर होता है। ये एप्लीकेशन का जो नाम है ये एक नदी और एक जंगल के नाम पे दिया गया। अमेजन के खुद के अमेजन के नाम से फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, ठीक है, फॉरेस्ट भी है और रिवर भी है। और भारत विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी ही है। इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो लगभग 6,992 किलोमीटर है, 6,992 किलोमीटर। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन ही है, ये भी अमेजन है, ठीक है। इसका विस्तार अगर आप बताऊं तो देखो, कहीं पे तो ये 11 किलोमीटर चौड़ी है और कहीं पे 150 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो भारत दुनिया की सबसे लंबी और चौड़ी दोनों के कौन सी है? अमेजन है। और भारत की गंगा है 2525 किलोमीटर चौड़ी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी? फंगी यानी कवक के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है आपको? चलिए बताइए, ठीक है। क्या पोलियो होता है? पोलियो तो एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया होता है, मलेरिया मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छर की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलेरा, कोलेरा भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरस। तो कवक की वजह से, कवक यानी फंगी की वजह से होता है आपको चर्म रोग, डर्मेटिटिस, डर्माटिटिस, ठीक है, चर्म रोग आपको देखने को मिलता है इसकी। नेक्स्ट, कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर किसके कारण होता है? क्या रेडिएशन के कारण कैंसर होता है, स्मोकिंग के कारण कैंसर होता है, वायरस के कारण कैंसर होता है? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, या सभी विकल्प हैं, ठीक है, सभी क्या विकल्प हैं? तो आप बताइए, कैंसर के कारण क्या होते हैं? रेडिएशन, स्मोकिंग, या फिर वायरस? भाई इसके अंदर मैं आपको बता दूं, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। डी, स्मोकिंग के कारण भी होता है, स्मोकिंग के कारण भी होता है, रेडिएशन यूवी रेस की रेडिएशन के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी कैंसर होता है, ठीक है। और कैंसर एक्चुअली में होता क्या है? जब डीएनए में, डीएनए पता होगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिससे हर वो व्यक्ति, हर वो चीज जो लिविंग बींग है, जो जीवित है, वो मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये वो चीज है जिससे जीवन में, दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो बनी हुई है, अगर वो जीवित है तो वो डीएनए की वजह से बनी हुई है। जब डीएनए में किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं, पर्यावरण परिवर्तन होते हैं, या कह लो बदलाव आने लगते हैं, ठीक है, बदलाव आने लगते हैं, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि भाई कैंसर हुआ है, ठीक है। डीएनए के अंदर चेंजेस को कैंसर कहते हैं। इसी के साथ हम हमारा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है आज का वो कंप्लीट कर चुके हैं। करंट अफेयर के पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट जेआरएफ का स्पेशल बैच आगाज इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे चल रहा है। हिंदी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये आपको पढ़ा रही हैं इस पे। और साथ ही साथ इन 8168328069 या फिर 87089 87089955 इन नंबर के ऊपर आप कॉल करो, कॉल कर लो, और कॉल करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगाज इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा कौन सा पोर्शन? हमारा पोर्शन कौन सा है ये भाई? करंट अफेयर वाला। कौन सा पोर्शन है? करंट अफेयर वाला। तो इतुरंगनम, इतुरंगनम या एतुरंगरम, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पे लोकेटेड है? वन्य जीव अभ्यारण्य
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये हमेशा न्यूज में रहेंगे, ये आपको सभी पढ़ने हैं। ठीक है, जो जो न्यूज में आते हैं उसको अपने नोट्स में ऐड करते रहो। तो ये कहाँ पे है भाई? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे है? तेलंगाना में। नेक्स्ट, क्वात्रो सिएनेगास क्षेत्र, क्वात्रो सिएनेगास रीजन, ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। ये यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो चुके हैं, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, जल संकट में ये घिरा हुआ है ये क्षेत्र। ये क्षेत्र किस देश में है? ये क्षेत्र भैया अपने पास ये मैक्सिको में है। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रह गई आपको बतानी, भैया जो वन्य जीव अभ्यारण्य था ये 1953 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1953 में बना था। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों की बाउंड्री पे, बाउंड्री बनती है ट्राई जंक्शन, वहां पे ही स्टैब्लिश्ड। ठीक है, राज्य कौन सा लगता है? तेलंगाना लगता है, लेकिन तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का एरिया भी आता है। ठीक है, बड़ा राज्य तेलंगाना, इसीलिए तेलंगाना का भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का क्या नाम है और वो ऐप क्या करेगी? वो ऐप करेगी क्या, जितने भी जैसे 85 साल से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सोच के देखो भाई, 85 साल की उम्र के बाद के जो व्यक्ति हैं, उनको वोट डालने में समस्याएं होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वो लोग जो 85 वर्ष से ज्यादा वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, या प्लस अगर कोई हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, और उसकी जो परसेंटेज, जो इनके सर्टिफिकेट में अगर परसेंटेज 40% से ज्यादा है, तो इन सभी लोगों को पोलिंग स्टेशन पर लाने के लिए, वोट डलवाने के लिए हेल्प मिलेगी। और इस ऐप का नाम है सक्षम ऐप। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? सक्षम ऐप। ये इन लोगों को वोट डालने में सक्षम बना रहा है। इसके अंदर जो वॉलेंटियर्स होंगे, ठीक है, इस ऐप के थ्रू जो वॉलेंटियर्स जुड़ेंगे, या पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वॉलेंटियर्स होंगे, वो घर घर जाएंगे, इनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, ताकि इनको लाया जा सके अंदर। वोट डलवाने के लिए इनको व्हील चेयर, व्हील चेयर की स्थापना मिलेगी इनको। ठीक है, व्हील चेयर, व्हील चेयर मिलेगी, ताकि आराम से जाके वोट डाल सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम? स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि अभी भी जो देश में 25 करोड़ कन्वेंशनल जो पुराने मीटर है, उनको बदला जाए। ठीक है, उनको बदलने का इनका प्लान। नेक्स्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, अभी रिसेंटली न्यूज में आई है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई है 2024 की, भारत में। ठीक है, बेरोजगारी की समस्याओं को दिखाने के लिए ये रिपोर्ट आती है। कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला एक तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ठीक है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और नेक्स्ट, नहीं, 1990, सॉरी, 1990 में हुई थी। और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मानव विकास का जो इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, स्थापना नहीं, इन दोनों ने मिलके भाई, इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट जारी की है, और हर बार करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या खास आया है? इस रिपोर्ट में ये खास आया है भाई, इस रिपोर्ट के अंदर, कि सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर जो बेरोजगारी की दर थी, ठीक है, जो बेरोजगारी की दर थी, वो केवल 35.2% युवा थे, जो युवा ये बेरोजगार थे। ठीक है, सन 2000 में 35.2% जो रोजगार वाले, सॉरी, बेरोजगार थे जो युवा थे। ठीक है, बेरोजगार थे जो युवा थे। लेकिन 2000 2000 कब का डाटा था? 2024 आते आते लगभग 83%, इस रिपोर्ट के अंदर 83.2%
युवा बेरोजगार है, ठीक है, युवा बेरोजगार है कितने, 83.2%। यानी बहुत ज्यादा एक बड़ा वैल्यूएशन आ गया कि भाई इतने लोग बेरोजगार, और वो भी युवा, ठीक है। और ये युवा वो हैं जो 12th कर चुके हैं, जो 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही, ठीक है। रिसेंटली 148वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हुई थी, अंतर अंतर सदस्यीय अंतर सदस्यीय संसदीय संघ की बैठक हुई थी, 148वीं। और इसके अंदर आपसे पूछा गया था, ठीक है, इसके अंदर आपसे पूछा गया कि भाई हाल ही में आयोजित हुई है, कहाँ हुई थी, तो ये हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले हुई है, 26 तारीख को खत्म हुई थी मीटिंग। और कहाँ हुई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है, ठीक है। अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको बताऊं, तो ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1889 में हुई थी, बहुत पुराना संगठन है, 1889 में हुई थी। 180 देश इसके सदस्य हैं, जिसके अंदर भारत भी इसका सदस्य है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ये हेडक्वार्टर ही है इसका, जहाँ पे इस बार मीटिंग हुई। Who has been appointed as the new ambassador of India to Myanmar? अभी रिसेंटली म्यांमार म्यांमार के जो एम्बेसडर थे उनको बदल के रशिया भेज दिया गया है, वहां पे अब ये रशिया के एम्बेसडर हैं। तो अब यहाँ पे नई नियुक्ति होनी थी, तो यहाँ पे नई नियुक्ति हुई है अभय ठाकुर जी, ठीक है। अभय ठाकुर जी भी 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, भारत के अंदर ही काम कर रहे थे, अब इनको म्यांमार भेज दिया गया है एम्बेसडर बना के, ठीक है, नए राजदूत के रूप में। अब हु वॉन द एबल प्राइज, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉन द एबल प्राइज, समटाइम कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। एबल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ये अभी किसने जीता है, ठीक है, ये जीता है माइकल टालाग्रैंड। माइकल टालाग्रैंड ने अभी ये पुरस्कार जीता है। अब नेक्स्ट अगली न्यूज है, ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे। वर्ल्ड कबड्डी डे 2024, किस which country created history by creating a Guinness World Record with a participant of 128 players। यानी एक 128 प्लेयर्स ने एक साथ मैच खेला, भागीदारी ली, इसके साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर इसका नाम जारी हो चुका है। और वो देश कौन सा है भाई, हमारा देश है, प्यारा देश है भारत, ठीक है। Which IIT successfully transferred a pioneering swine fever vaccine technology to Biomed Private, a vaccine manufacturing company? अब देखिए, एक ये बायोमेड प्राइवेट जो कंपनी है, पहली बात बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी है, एक वैक्सीन यानी जो टीके वगैरह बनाती है, वैक्सीन बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है। और अभी आईआईटी गुवाहाटी ने इसको स्वाइन फीवर से रिलेटेड, आईआईटी गुवाहाटी ने स्वाइन फीवर से रिलेटेड वैक्सीन डेवलप की थी। और वो वैक्सीन डेवलप करके सौंप किसको दी है, इस कंपनी को सौंप दी है, ताकि ये लोगों के लिए वैक्सीन बना सके, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने फॉर्मूला तैयार कर दिया, फॉर्मूला करके वैक्सीन तैयार कर दी है। और वैक्सीन किसको सौंप दी है, बायोमेड प्राइवेट कंपनी को, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट न्यूज थी जो आज हमने डिस्कस की। आपने कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का पोर्शन देख लिया और न्यूज देख ली। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।